गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार बिहार और गुजरात आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार के प्रति एक नया रवैया खड़ा कर दिया था, जिसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे के रूप में पेश किया था। तो अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका से संघर्ष, कि किस प्रकार से एक न्यायपालिका उस समय संघर्ष में आई और उन्होंने किन परिस्थितियों में, किन हालातों में एक सरकार का सहयोग किया या लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने के लिए अपने नियम और कानूनों में परिवर्तन करते रहे। तो जैसे हम इसमें आगे एक बार देखते हैं कि 1974 में रेल हड़ताल, ये रेल हड़ताल क्या थी? 1974 में रेल हड़ताल, यदि रेलगाड़ियों का चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? एक या दो दिन नहीं बल्कि हफ्ते भर से ज़्यादा लंबे समय तक गाड़ियां ना चलें, निश्चय ही बहुत से लोगों का आना जाना दुर्भर हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। जैसे कि आज आप देख रहे हो कि कोरोना काल में सारे के सारे उद्योग धंधे बंद हैं, रेलगाड़ियां बंद हैं, यातायात के संसाधनों पर ज़्यादातर पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था का जो आंकड़ा हमने पिछली बार देखा था कि नेगेटिव में 23% तक चली गई थी। तो उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाती है, क्योंकि रेलगाड़ियों के मध्य से देश की एक जगह से दूसरी जगह सामान की ज़्यादातर ढुलाई होती है। क्या आप जानते हैं 1974 में ठीक ऐसा ही वाकया पेश आया था। रेलवे कर्मचारी संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फोंडे फोन्ड्रिक्स के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आग्रह किया था। उस समय रेल कर्मचारियों ने एक रेल हड़ताल कर दी थी, क्योंकि जैसे हम आज के हालात देख रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर भी सब चीज़ों को रोक दिया गया है, जिसमें हमारे उत्पादन की प्रक्रियाएं रुक गई हैं, बहुत सारी कामगारों की व्यवस्थाओं को रोक दिया गया है। जहाँ तक अगर हम देखते हैं तो अभी पिछले महीने के अनुसार 8% तक बेरोजगारी की दर बढ़ गई है, जो पिछले महीने 6.5% तक थी। बॉन्ड्स व सेवाओं से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का आग्रह किया गया था। यह हड़ताल क्यों की गई थी कि जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और उनके जो वेतन है और उनसे जो अन्य सेवाएं हैं उनको भी उनको पर बढ़ाया जाए। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में सरकार ने इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्योग के कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला, क्योंकि जो वहाँ काम करने वाले थे अब वो खुश नहीं थे उस सरकार से, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उनकी सैलरी को नहीं बढ़ाया जाएगा, उनको पैसे को नहीं बढ़ाया जाएगा तो वो काम पर नहीं आएंगे। इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मसले तो उठे ही, और यह सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। सरकार ने इस हड़ताल को अवैधिक सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक करार दिया कि ये कोई संविधान के रूल के अनुसार कोई ये हड़ताल नहीं है। सरकार ने हड़ताल कर्मचारियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया और उनके कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया गया। ऐसे में 20 दिन के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस लौट गई। मतलब एक ये संघर्ष था जो सरकारी कर्मचारी, रेल कर्मचारी अपनी बोनस और पैसे को बढ़ाने के लिए मांग की थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने, उस समय की सरकार ने इनको यूं का यूं उठा के दबा दिया गया या इस आंदोलन को कुचल दिया गया और उनको नाराजगी के साथ वापस लौटना पड़ा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक संवैधानिक मुद्दे संघर्ष के साथ और न्यायपालिका के साथ उठे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि संविधान में जितने भी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हम एक बार 3 क्वेश्चन और मसले उठते हैं। वो क्या है कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। तो दूसरा ये था कि
क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में छाट काट कर सकती है? तो इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह का संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती की जाए। और तीसरा, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया था कि वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावशाली बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं, तो वो मौलिक अधिकारों में कुछ हद तक कमियां कर सकती है। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था, उन्होंने इसके मामले को भी विपरीत करार दे दिया गया। कैसे? इससे सरकार और न्यायपालिकाओं के बीच संबंध में तनाव आ गया। इस संकट की परिणति केशव नंदा भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान एक बुनियादी ढांचा है और संसद इस ढांचे विशेषता में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब जो बातें कही गई थी कि वो परिवर्तन कर सकती है, मौलिक अधिकारों को बदल सकती है, लेकिन इस केस में उन्होंने कहा कि वो मौलिक अधिकारों में कभी भी परिवर्तन नहीं करेगी और एक संवैधानिक ढांचे को वो चेंज नहीं कर सकती। दो और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध में तनाव बढ़ाया। 1973 में केशवनंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी। सरकार के 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादग्रस्त बन गया, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता को अनदेखी की इस मामले में की थी, उन्हें सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। जब केशवानंद भारती के मुकदमे का फैसला हुआ, तब जिस जज ने फैसला सुनाया था, तो उस जज को रिटायर कर दिया गया, पद खाली कर दिया गया। लेकिन जब पद खाली होता है, उस प्रक्रिया में आगे के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो वरिष्ठ जज होते हैं, उनको पद मिलता है। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने ऊपर के 3 वरिष्ठ वकीलों को, जजों को अनदेखा किया और एक नए व्यक्ति को वहाँ का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार उस सरकार की आलोचना हुई। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारों का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे, वो ऐसे प्रतिबंधक न्यायपालिका और नौकरशाही की ज़रूरतों के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन आयोग को अवैध घोषित कर दिया। चरम बिंदु होता है कि इनकी जो ये मनमानी नीतियां थी, इनको रोकने की जो प्रक्रिया का बिंदु तब अंतिम आया जब उन्होंने जो चुनाव किया था, या जो उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र दिया था काम करने के लिए, उसको अवैध घोषित कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने।